तो उन्होंने देखा कि जो स्पीड ऑफ कार्पस्कल्स होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है इन कार्पस्कल्स की। ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, मतलब कि इन कार्पस्कल्स कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर इन्होंने कुछ चीज़ों को, यानी कि लाइट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया। नंबर 1 उन्होंने डिफाइन किया कि लाइट के रेक्टिलिनियर मोशन को, यानी कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये तो भैया क्लियरली इन्होंने डिफाइन कर लिया, स्ट्रेट लाइन मोशन को डिफाइन कर लिया। नंबर 2 इन्होंने डिफाइन कर लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी इन्होंने डिफाइन कर लिया। क्यों? इलास्टिक कोलिजन ऑफ कार्पस्कल्स के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? इलास्टिक कोलिजन ऑफ कार्पस्कल्स के बिहाफ पर इन्होंने इसको डिफाइन कर लिया। नंबर 3 रिफ्रैक्शन को भी इन्होंने डिफाइन कर लिया, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये 3 कॉन्सेप्ट कार्पस्कल्स थ्योरी के बिहाफ पर प्रॉपरली इन्होंने डिफाइन कर लिए थे। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी डिफाइन हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो गया, और रेक्टिलिनियर मोशन भी हो गया। लेकिन बाद में हमको पता चला इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर जब ये डेवलप हुए, उसके बाद में पता चला क्या इंटरफेरेंस को डिफाइन कर पाए? नहीं। क्या इंटरफेरेंस बेटा? RENCE, इंटरफेरेंस को कर पाए? नहीं। क्या डिफ्रैक्शन को कर पाए? नहीं। क्या पोलराइजेशन को कर पाए? नहीं। तो बेसिकली इन सब चीजों को ये थ्योरी बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाई थी। और सबसे जो मेजर हुआ इसमें, जो सबसे फाइनल, अच्छा एक बात और मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, कि इन्होंने बोला था कि जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि स्पीड ऑफ कार्पस्कल्स, स्पीड ऑफ कार्पस्कल्स, सॉरी क्या बोला इन्होंने? स्पीड ऑफ कार्पस्कल्स की जो स्पीड मानी थी इन डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में होगी इज ग्रेटर देन लाइटर मीडियम या रेयर मीडियम। ये इनका बहुत ही बड़ा वाला हाइपोथेसिस रहा था, यानी कि स्पीड वाटर में ज्यादा होगी एयर के कंपेरेटिवली कार्पस्कल्स की, लाइट की, आप बोल सकते हैं, क्योंकि कार्पस्कल्स तो लाइट के निकल के जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वाटर में, यानी कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू एयर। ये इनका बहुत बड़ा ब्लंडर निकल के आया, और 1850 में ये, मतलब कि 1675 में आया था ये, पता है आपको, और 1850 तक भैया किसी ने बिल्कुल मान तो रहे थे, लेकिन बोल कौन रहा है? न्यूटन सर बोल रहे हैं, यार मानना पड़ेगा। 1850 में आए, उसके बाद फोकॉल्ट, फोकॉल्ट ने, आपने एडी करंट सुना होगा, वही वाले फोकॉल्ट हैं, उन्होंने ये वेरीफाई कर दिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के थ्रू, यानी कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है कंपेयर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है कंपेयर टू रेयर मीडियम, तो ये फोकॉल्ट ने 1850 के एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई कर दिया, और वहीं से इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो हमने नलीफाइड कर दिया। अब नलीफाइड करने के बाद, उसी के बाद एक्चुअल में इन्हीं के, बोल सकते हैं कि इन्हीं के एरा में ही एक 10 साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनका तो थ्योरी यार और भी ज्यादा बोल्ड थी। 1678 की तरफ, 1678 की तरफ एक हमारे 10 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन्स, HUYGENS, हाइगन्स। तो 10 साइंटिस्ट हाइगन्स थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने वो माना कि ये लाइट होती है, ये वेव थ्योरी है, यानी कि वेव थ्योरी के बिहार पर उन्होंने डिफाइन किया कि लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। अब इन्होंने लाइट को वेव तो मान लिया, लेकिन उन्होंने लाइट को माना कि ये मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये इनका बड़ा बोल्ड कॉन्सेप्ट था, इन्होंने माना उस समय, हालांकि लोगों ने यकीन तो नहीं किया, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, बस क्वेश्चन ही करके रह गए कि मैकेनिकल वेव्स, आप बोल तो रहे हो सर मैकेनिकल वेव्स है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स कैसे हो सकती है? क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो क्या जो लाइट हम तक आ रही है सन की, उसको लिए एक मीडियम चाहिए होगा, हमें बिल्कुल चाहिए होगा। तो इन्होंने माना, तो इन्होंने बोला कि यस वो एक मीडियम है, इन्होंने माना और साइंटिस्टों ने माना
एक ल्यूमिनीफेरस ईथर यानी कि एक ल्यूमिनीफेरस ईथर को एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना जो बेटा लिक्विड होता है, जो हाईली इलास्टिक, कौन सा, हाईली इलास्टिक, और कहने का मतलब बिल्कुल लेस डेंसिटी का एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है और पूरी तरीके से लिक्विड आप मान सकते हो। एक ऐसा मीडियम माना कि चारों तरफ है, एक कॉन्सेप्ट में है और लाइट इस मीडियम के थ्रू हम तक आ रही है जो एक मैकेनिकल वेव कंसीडर किया गया। ठीक है, आप सबको मालूम है मैकेनिकल वेव की वेलोसिटी होती है इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। अब बिकॉज वो हाईली इलास्टिक है तो ये बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जो लेस डेंसिटी यानी लिक्विड ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। मतलब v बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा इसकी है और ये हाईली वेलोसिटी से हमारे पास तक आता है और हर मीडियम में स्प्रेड हो रहा है, प्रॉपरली ये स्प्रेड हो रहा है। तो उन्होंने माना कि मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने हाइगन्स ने अपना एक वेव थ्योरी दे दिया कि लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं, ये वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और माना एक हाइपोथेटिकल मीडियम पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए ल्यूमिनीफेरस ईथर, ये एक हाईली इलास्टिक लिक्विड है, हाईली इलास्टिक लिक्विड है, हाईली इलास्टिक बेसिकली लिक्विड है। तो जो लिक्विडिटी इसकी बहुत जबरदस्त है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत जबरदस्त है, वेलोसिटी इसमें बहुत जबरदस्त है। तो इन्होंने इसके बिहाफ पर दिया। इसके कुछ पॉजिटिव रूल्स रहे। पॉजिटिव का मतलब ये इंटरफेरेंस इसने क्लियर कर लिया, यहाँ से इन्होंने डिफ्रैक्शन भी यहाँ से क्लियर कर लिया। अभी ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आगे इंटरफेरेंस को बहुत ही प्रॉपरली क्लियर किया था यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। डिफ्रैक्शन को फ्रेशनल और फ्रॉनहोफर ने किया था, फ्रेशनल एंड फ्रॉनहोफर ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सब कुछ कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, अपना खुद का प्रिंसिपल है। रिफ्रैक्शन को इन्होंने ये बता रहा है, रिफ्लेक्शन को ये बता रहा है। ठीक है ना बेटा, रिफ्लेक्शन को बता रहा है, रिफ्रैक्शन को बता रहा है, साथ में स्ट्रेट लाइन मोशन को बता रहा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को भी बता रहा है, सबको बता रहा है। केवल एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये नहीं डिस्क्राइब कर पाए, पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन आप आगे जाके पढ़ोगे, हालांकि इस बार तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं रहा। पोलराइजेशन जो होता है वो कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट पे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसके लिए आपको पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहाफ पर है, ना कि आपके मैकेनिकल वेव्स के बिहाफ पर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो नहीं होती हैं। तो बेसिकली इन्होंने माना कि ये मैकेनिकल वेव्स थी लाइट, और वेव्स थ्योरी यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आई। बाद में अब पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहाफ पर पोलराइजेशन हुआ और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया। क्या माना गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट को माना गया। तो गाइस, तो ये था आपका हाइगन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक को कैसे एग्जिस्ट में आया। बाद में वेव नेचर भी चलता रहा, यानी कि वेव थ्योरी तो इनकी फेल हो गई, लेकिन ये भी पता चला कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइट बनती है। तो वेव थ्योरी भी काम कर रही है वहां पर। दूसरी तरफ अलग अलग टाइम पर 1905 में प्लांक कांस्टेंट लिया गया, जिसमें पता चला कि एनर्जी जो होती है मतलब कि लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिसको फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। तो पार्टिकल नेचर भी काम कर रहा है। डी ब्रोगली ने भी मैटर वेव्स की कंसिडरेशन कर डाली। तो इन सब ऑथराइजेशन के बिहाफ पर, इन सब कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ये पता चलता है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। इसमें मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं, इसमें वेव्स नेचर भी ये शो करता है, और साथ ही साथ ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो लाइट शोज डुअल नेचर। तो लाइट में हमको डुअल नेचर देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, अब चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो आपने लाइट के नेचर की यहाँ बात की है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये हाइगन्स प्रिंसिपल काम कैसे करता है। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेव ऑप्टिक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।